नमस्कार, मैं हूँ सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज। आज की इस खास मुलाकात में हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं और मेरा ये सौभाग्य है कि इनके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला है। आप भी इस वीडियो को पूरा देखते रहेंगे तो आप यहाँ से इस वीडियो से बहुत ज़रूरी जानकारियाँ लेकर के जाएंगे। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा गोविंद जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज। वंदे मातरम। सभी को नमस्कार। जी, और तो सबसे ग्लोब पहले न्यूज। मैं चाहूँगा कि दर्शकों से जो आपका छोटा-सा परिचय हो जाए, आप अपना क्योंकि आपके बारे में ये पहला बार दर्शक आपको देख रहे हैं इस चैनल पर, तो अपने परिचय के साथ-साथ चूँकि मुझे पता चला कि आपने जो राजीव दीक्षित जी को है काफ़ी अच्छे से गहराई से जाना है, तो राजीव दीक्षित जी से क्या संबंध आप रखते हैं और अपना परिचय दर्शकों को दे सकते हैं? आ, मेरे परिचय के बारे में मैं परम आदरणीय और पूजनीय श्री श्री 1008 श्री बाबा दीप नारायण दास महाराज जी के एकलौते सुपुत्र और पुत्र वधु श्री साधुचरण प्रसाद हेमंती देवी का द्वितीय सुपुत्र हूँ। और मेरा जन्म बिहार के पटना जिला में हुआ है। और 1997 से मैं दिल्ली में आया और 2016 5 सितंबर को पहली बार भाई राजीव दीक्षित जी के एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो क्लिप मेरे को व्हाट्सएप के जरिए मिला। तो उनकी आवाज को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस शख्स के बारे में और जानना है। तो मैंने उसको यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करना शुरू किया। तो उसके बाद तो सिलसिला ही खत्म ना हुआ। लगभग 3 महीने लगातार दिन रात 24 घंटे करके मैंने उनके सारे व्याख्यान सुन डाले। तो उस व्याख्यान को उनके व्याख्यानों को सुनने के बाद जो मैंने पाया अपने आप में, जो मेरा मकसद मिला, वो मकसद ये मिला कि मुझे भी लोगों की समाज हित देश हित में घरेलू चिकित्सा का बढ़ावा देने के लिए जो अपने स्तर पे कर सकूं। क्योंकि उनकी बातों में एक चीज मुझे जानने को मिल गई थी कि मेरे पास जो है वो सब आपको सिखा सकता हूँ और आप किताबों से और पढ़ सकते हैं। वही काम को मैंने करना शुरू किया 2016 से। और आज 2020 तक मैं घरेलू चिकित्सा, होम्योपैथ चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। और राजीव दीक्षित जी के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो मेरे लिए गुरु द्रोणाचार्य हैं और मैं उनका एकलव्य बनने का प्रयास कर रहा हूँ। एकलव्य हूँ नहीं, बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए बहुत-बहुत अच्छी बात है। तो जिस तरह से आपने बताया कि घरेलू चिकित्सा यानी भारतीय जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए आप लगातार जागरूक कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा आज की अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें, जहाँ पर बीमारियाँ लगातार बढ़ती तो जा रही हैं, लेकिन समाधान लोगों के पास नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में देखिए अंग्रेजी पद्धति है जिसका काफ़ी बोलबाला भारत में भी है। भारत में इस समय आयुर्वेदा को किस लेवल पर आप देखना चाहेंगे कि हालाँकि राजीव दीक्षित जी उस समय थे तो बड़ा उन्होंने प्रचार-प्रसार करके उसको बहुत आगे तक लाए थे। लेकिन आज हमारे और आपके बीच में राजीव दीक्षित जी नहीं है। तो वर्तमान में आयुर्वेदा की क्या स्थिति है? इसके ऊपर अगर आप प्रकाश डालना चाहें? जी। तो मैं आयुर्वेद को अगर हमें पहुंचाना है तो जो राजीव भाई ने जैसे मैं उन्हीं के जीवन से जुड़ी हुई बातों को बताता हूँ। क्योंकि 1992-93 में भाई राजीव दीक्षित जी स्वदेशी के आंदोलन में लगे हुए थे, आजादी बचाओ आंदोलन में लगे हुए थे। और 2007 में उन्होंने पहला स्वास्थ्य व्याख्यान चेन्नई में किया। और उससे 6 साल पहले भी उन्होंने अध्ययन शुरू कर दिया था कि उन्हें किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा, जैसे मेरे से कई भाई पूछते हैं कि भैया आप राजीव भाई के बाकी दूसरे जो उनके विचार थे उन विचारों को फैलाने में आप आगे क्यों नहीं आते। मैंने कहा जी मैं तो एक चीज देखता हूँ कि जो भाई राजीव दीक्षित जी जब शुरू में आए तो आजादी बचाओ आंदोलन, स्वदेशी विदेशी, ये सारे ही करते करते जो उनके आखिरी समय में जिस चीज पे उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया, इनका मतलब कहीं ना कहीं अगर आज होते तो हम व्यक्तिगत तौर पे भी उनसे पूछते तो वो कहते कि हाँ जी, हर घर जब स्वस्थ होगा तभी हम कोई लड़ाई लड़ सकते हैं। यानी स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ, मतलब बहुत बार सुनने को मिला है। तो हमें इस पे ही काम करना है। और रह गई आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद का बढ़ावा देने के लिए हम व्यक्तिगत तौर पे, देखिए जी इसमें समाज देश क्या कर रही है, सरकार क्या करेगी, उस बारे में हम नहीं कहते। हम व्यक्तिगत तौर पे अपने आयुर्वेद को बढ़ावा दें। उसके लिए सबसे पहले है कि आपको कोई छोटी सी समस्याएं आती है तो सबसे पहले आप अपने घरेलू उपचार को अपनाएं। घरेलू उपचार को अपनाते ही आपका जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आपकी बीमारी ठीक होती है, तो आप दूसरे उपचार के लिए भी उसी में जाते हैं। तो इसका बढ़ावा देने के लिए जो राजीव भाई ने जो सबसे सिंपल तरीका बताया था, जैसे मैं कई भाइयों से बीच में ही बात करते हुए बीच में ही बोल देता हूँ,
कि राजीव भाई हमारे देश के लिए हमारे प्रति बहुत अच्छा सोचते थे, तो क्यों ना वो जाने से पहले सारी दवाइयों के नाम ही लिस्टेड करके चले जाते। भाई आपको डायबिटीज हुई, मैं मुक्तावती ले लो, ये ले लो, सारी दवाइयों की लिस्टिंग करके चले जाते। उन्होंने लिस्टिंग क्यों नहीं करी? लिस्टिंग इसलिए नहीं करी कि ये भी एक व्यवसाय है। आज चिकित्सा व्यवसाय हो गया है, इसलिए आयुर्वेद या किसी भी पैथी का पतन हो रहा है। तो व्यवसायीकरण से बचने के लिए हमें अंदरूनी, जैसे कहते हैं कि थोड़ी सी 2 मिनट के लिए, मैं मोटरसाइकिल चलाना कब सीखा? जब मुझे कॉलेज जाना पड़ा और दूर जाना पड़ा, या ऑफिस ऑफिस जाने के लिए मुझे खर्चे होने लगा। तो जहां पे हम 2 पैसे बचाने के लिए कोई चीज सीखना शुरू कर रहे हैं, तो क्या हेल्थ को बचाए रखने के लिए हम क्या अपनी घरेलू चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा का गहन अध्ययन नहीं कर सकते? भाई मैं पायलट, हवाई जहाज चलाने की बात तो नहीं कर रहा, आपको ये नहीं कर रहा कि आप सर्जरी करना सीख जाओ, लेकिन जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनका इलाज तो आप करें। और छोटी बीमारियों से ही बड़ी बीमारियों का जन्म होता है। अगर आप छोटी बीमारियों में अप्राकृतिक दवाइयों का सेवन करते हैं, तो बड़ी बीमारियों का बुलावा आप बड़े आराम से देते हैं। तो आयुर्वेद का बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले अपने घर से, अपने शरीर से करना चाहिए। कौन क्या कर रहा है इसकी हम नारा लगा के कुछ करके कोई वो नहीं। आप अपने अंदर, और हमारे अंदर तब आएगा जब हम एक दूसरे को, हमें कुछ आराम मिला हम दूसरे को बताएं। जैसे राजीव भाई ने बोला था कि टॉक 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 टॉक, बोलते जाओ बोलते जाओ, बताते जाओ बताते जाओ। कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन मान रहा है, नहीं मान रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं भाई राजीव दीक्षित जी को सुना, पानी के 4 नियम मालूम पड़े, शुरू के 4 नियम ही मैं लोगों को बोलता जा रहा था। भाई खड़े होके पानी मत पियो, घुटने में दर्द हो जाएगा। यानी हमें बोलते जाना है, बताते जाना है, कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा है, उससे हमें वो नहीं करना है। तो ये चीजें हैं कि आयुर्वेद का बढ़ावा या किसी भी चीज का बढ़ावा देने के लिए बोलना ही। आज हमारे पास कोरोना का बढ़ावा हुआ है, तो ये सिर्फ बढ़ावा इसलिए हुआ है कि इसको बार बार बोला गया है। तो हम आयुर्वेद के बारे में भी क्यों ना बोले, कितनी बार बोले जब तक कि वो बढ़ावा ना आ जाए। तो जैसे आप जो कोशिश कर रहे हैं कि चलिए हम दूसरों के सामने बता रहे हैं, बोल रहे हैं बार बार, बट उसका भी एक लिमिट होती है कि आप कितने लोगों से बोलेंगे, 10 लोगों से, 20 लोगों से, 100 लोगों से, 200 लोगों से। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति देखा जाए तो आयुर्वेदा को देखिए, व्याख्यान तो राजीव दीक्षित जी के इतने सारे हैं कि उनको यूट्यूब पर बड़ी आसानी से सुना जा सकता है, लेकिन वहां पर लोग उनको शायद नहीं सुन पा रहे। परिणाम ये है कि सबके सामने कि आज की डेट में आम नागरिक से किसी भी बीमारी का इलाज के लिए बात करें, तो जो विश्वास उन्हें अंग्रेजी पद्धति पर है वो विश्वास आयुर्वेदा पर नहीं है। अब विश्वास जी नहीं है तो वो लोग, तो जो विश्वास नहीं है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ऐसा कौन सा तरीका अप्लाई कर सकते हैं कि चलो हम बता भी रहे हैं लोगों को, तो बताने के लिए तो राजीव दीक्षित जी ने भी बहुत बताया, उनकी वीडियो आज की डेट में भी है, डॉक्टर बीआरसी सर हाँ की जी। इतनी सारी वीडियोज हैं, वो इतना समझा रहे हैं। उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि जैसे अब डॉक्टर बीआरसी सर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो जो डाइट बताते हैं, देखिए सबसे मेन चीज तो लाइफ स्टाइल है, वो आप जानते ही होंगे। कभी जो लाइफ स्टाइल है वो अगर आपकी पहले से सही रहेगी तो बीमारी आपके पास ही नहीं आएगी। अब वो कौन सी लाइफ स्टाइल सही होनी चाहिए, वो राजीव दीक्षित जी ने भी बताया है, उनकी बहुत सारी वीडियोज हैं, बीआरसी सर की बहुत सारी वीडियोज हैं। देखने वाले भी हैं, जो लोग देख लेते हैं वो लोग भी उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसका क्या रीजन हो सकता है? उनका रीजन है आज के समय। हेलो। थोड़ा सा आई थिंक गोविंद जी का कनेक्शन कट गया है, अभी शायद उनके पास कॉल आ गई थी, अभी वो जल्दी जुड़ेंगे। देखिए इस वीडियो का उद्देश्य यही है, क्योंकि जो गोविंद जी है हमारे, राजीव दीक्षित जी, जैसा कि आपने बताया कि उनके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से उन्होंने किया है, और इनका उद्देश्य यही है कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को आगे लाना है, उसमें ये लगे हुए हैं, आपको जानकारी लगातार देते रहे हैं। चलिए एक बार फिर जोड़ लेते हैं जी। जी यहीं से शुरू करते हैं जी, जो क्वेश्चन छोड़ा था जी। हाँ, वो जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि हमें क्या गलती क्या हो रही है कि हम जिसको भी सुनते हैं, मानते हैं, नहीं कर पाते हैं। वो हमारी जो समय के अनुकूलता या जो भी कह लें, मैं उसको बढ़ावा देने के लिए एक दूसरा जो सबसे बढ़िया ये है कि अगर आपको आयुर्वेद से या घरेलू से या होम्योपैथी पैथी से, जिस भी पैथी से आपको फायदा पहुंचता है, तो उसके बारे में आप बताएं, अनुभव अपना शेयर करें।
यहाँ अनुभव शेयर नहीं होता, इसलिए लोग ट्रस्ट करके अपने आप में करने में भी असक्षम होते हैं। कहते हैं यार हमें किसी को बताया नहीं। जैसे मैं आप एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि जो हमारा चैनल है स्वस्थ समृद्ध परिवार, जो हमने भाई राजीव दीक्षित जी के उससे बनाया है, इसमें हमने अनुभव को डाला है। कि किसी ने बोला जी मुझे 104 बुखार है, तो हमने कहा जो 2 चम्मच मेथी को पानी में उबाल के उसको काढ़ा बना के पी लो। तो उस अनुभव का अगर ऑडियो आ रहा है, किसी की आवाज आ रही है, तो दूसरे बंदे में विश्वास पैदा होगा। यहाँ हमारे आयुर्वेद में क्या है कि लोग इलाज करा के ठीक हो भी जाते हैं तो लोगों को बताते नहीं है कि हम ठीक हो रहे हैं, आप भी उनके पास चले जाओ। ये कमी है। जो राजीव भाई ने कहा था कि हमें एक दूसरे को मोक्ष प्राप्ति का जो रास्ता है कि दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों दुखों में, दूसरे के दुखों में अपने दुखों को दूर करते हुए दूसरों को दुखों में दूर करने का प्रयासरत रहना। जरूरी नहीं कि मैं उनके दुख को दूर कर दूं, उसके दुख को दूर करने में प्रयास करना है। तो इतने से ही हमारा उसका बढ़ावा बहुत तेजी से बढ़ेगा। एक बार करके तो देखने की बात है कि हमने जो किया उससे जो मिला है हमें, वो हम दूसरों को बताएं। और जब सत्य होता है, जो सत्य है उसकी आवाज तेज होती है, दिल से निकलती है। उसके लिए कोई लैंग्वेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो चीजें है, अब आम आदमी हर हर भाषा में इंसान बात कर लेता है, उसकी आंखों से भी पहचान जाता है कि हाँ इसमें जो बोल रहा है जो सही बोल रहा है, इसको फर्क पड़ा है। जैसे इंसुलिन है, 7 साल से इंसुलिन एक बहन ले रही थी दिल्ली में, उनका 3 टाइम इंसुलिन था, 20-20 पॉइंट। 7 दिन राजीव भाई के उसी नुस्खे को जो राजीव भाई पहले बता के गए वो नहीं कर रहे और किए छोड़ दिए। जब मैंने उनको बोला और विश्वास दिलाया, होता क्या है, विश्वास दिलाना। हम विश्वास ही नहीं दिला पा रहे हैं कि आप इससे ठीक हो सकते हो। जी तो विश्वास दिलाना जरूरी है। और विश्वास आते ही उस बहन के 7 दिन बाद उसका इंसुलिन बंद हो गया। तो आज हम हर इंसान अपने व्यवसाय में लगा हुआ है, चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, चाहे वैद हो, डॉक्टर हो, हर कोई अपने व्यवसाय में लगा हुआ है। किसी को अंदरूनी विश्वास पैदा नहीं कर, क्योंकि उनको मालूम है कि ये अंदर से जाग के अगर शेर बन गया तो इसको काटना मुश्किल हो जाएगा। हमें बकरी तो नहीं बनना, हमें शेर बनना है। तो मतलब क्या, अगर इस प्रश्न का मैं क्वेश्चन करूँ आपसे, तो इस बात से क्या एग्री रहेंगे कि जैसा आप कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से एलोपैथी को भी एक धंधा है, आज की डेट में आयुर्वेदा को खुद लोगों ने धंधा बना लिया है। ऐसे लोगों की वजह से ही विश्वास नहीं जीत पा रहे लोगों का। तो क्या ये ऐसे लोग थोड़े जिम्मेदार हैं जो लोग आयुर्वेदा को भी पूरा धंधा बना रखे हैं और रियल आयुर्वेदा को उन्होंने पीछे कर दिया है। और जो मॉडर्न आयुर्वेदा, जिसको एलोपैथी भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन केमिकल वगैरह का यूज करने लग रहे हैं आयुर्वेदा में भी, तो क्या ऐसे लोग जिम्मेदार हैं ऐसे लोगों के लिए जो मतलब उसको पीछे लाना चाहते हैं आयुर्वेदा को कर रहे हैं? जी जी। आयुर्वेद आयुर्वेद का पतन का जो सबसे बड़ा कारण है, उसमें से एक कारण ये भी है कि ये भी एक तरह से पूरी तरह से व्यवसायीकरण है। चिकित्सा हमारे शास्त्रों में व्यवसाय नहीं था। चिकित्सा और शिक्षा दो जो हमारे थे, हमारे यहाँ व्यवसाय नहीं था, व्यवसायीकरण। पहले के वैद्य, जो हमारे पुराने वैद्य होते थे, वो आते थे आपके यहाँ, आए, आपने उनको, उन्होंने दवाइयां घोट के दी, आपने खाया, आपने अपनी इच्छा शक्ति से उनको जो देना है दे दिए। या गांव वाले, पूरे गांव का वैद्य होता था, लोग उनके वैद्य के सारे घर के सारी चीजों को संभाला जाता था। आज ये चिकित्सा पैथी आज व्यवसाय बन चुकी है। इसीलिए आयुर्वेद में मैं पूरी तरह से आयुर्वेद के पतन का अगर कोई कारण है भी, तो वो एक व्यवसाय ही है। और किसी को आयुर्वेद का एक सबसे बड़ा एक रहस्य बताऊं कि मुझे बहुत दुख होता है कि किसी को कोई आयुर्वेद के बारे में अच्छा फार्मूले की जानकारी है तो अपने नीचे छुपा के रखता है, जग जाहिर नहीं कर रहा है, जग जाहिर नहीं कर रहा है। बहुत से ऐसे, मैं 4 सालों में बहुत से ऐसे वैद्यों को जानता हूँ दिल्ली में, और बहुत सारे जगहों से फोन आते हैं जी, उन्होंने दवाई देते हैं, एकदम बीमारी ठीक हो जाती है। मैं उनसे बात करता हूँ, जी आप बता सकते हैं तो मैं जन कल्याण में काम करूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत से लोग बचा, मतलब छुपा रखे कॉपीराइट, हैं। हर कोई कॉपीराइट पे लगा हुआ है कि इसका जब तक भाई हमें पैसे देंगे तो वो तरीका बताएंगे। हाँ, तो ये हमारे आयुर्वेद के पतन का एक कारण, मुख्य कारण ये भी है। और दूसरा मुख्य कारण है कि आयुर्वेद की शिक्षा पद्धति आयुर्वेद के हिसाब से नहीं होती। उनका कोर्स, जो उनकी पढ़ाइयाँ हैं, मेडिकल की पढ़ाइयाँ हैं, वो आयुर्वेद के हिसाब से नहीं हो रही। उनको भी एक दूसरे ही ट्रेंड में, व्यवसायिक ट्रेंड में किया जा रहा है। क्योंकि राजीव भाई की मैंने कई जगह सुना था कि दवाई बनाने वाला कोई और, बेचने वाला कोई और, बेचवाने वाला कोई और, खाने वाला कोई और, तो दवाई का असर कहाँ रहेगा भाई? सब जगह तो कमीशन पे है, तो दवाई की क्वालिटी कहाँ रही? तो इसीलिए उन्होंने
शायद डायबिटीज के लिए मेथी को बताया, हार्ट के लिए बहुत सारी मेडिसिन मतलब बताई, घर की चीजें बताई, क्योंकि इसमें क्या है कि कोई आदमी ठगा नहीं जाएगा। हर किसी को मालूम है कि मेथी खाऊंगा तो मेथी का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि हम दूसरे जो अर्जुना रिस्ट पी रहे हैं, उस अर्जुना रिस्ट का रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बनाने वाली कंपनी ने ना जाने कितने कमीशन बीच में बांट दिए होंगे, तो उसकी क्वालिटी क्या रह गई होगी। अर्जुन की छाल के काढ़े के बारे में बताया कि आप अर्जुन की छाल का लें, राजीव भाई ने बताया, उन्होंने सीधे घर में ही बता दी कि आप घर में कर लो, उसकी शुद्धता की गारंटी। ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं मतलब। तो अभी जैसे अब एक्चुअली में अब देखिए ये सच्चाई है, बात तो कड़वी है, लेकिन जो आपने बताई है बिल्कुल सच है कि अभी व्यवसाय बना दिया है वो, लेकिन अब चूंकि ये बन चुका है ना। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि ये आज या कल की बात है, इतने सालों से व्यवसाय बना हुआ है, तो सबके माइंड में ये है कि बीमारियों को कौन ठीक करता है, डॉक्टर। तो अब जैसे कि चूंकि मैं भी इस काम में काफी टाइम से लगा हुआ हूँ लोगों को जगाने में, तो उनके जो रिस्पॉन्स आते हैं तो उनका कहना ये है कि जैसे ही किसी घर में कोई बीमार हुआ, तो वो अगर जानता भी होगा ना उसकी औषधि के भी राजीव दीक्षित की वीडियोस है या डॉक्टर पीआरसी की वीडियोस उसमें सीख रखा होगा, फिर भी वो कॉन्फिडेंस अपने आप पर नहीं ले पाता। उसके घर वाले सीधे कहते हैं कि यदि बीमार हो तो इसका जो इलाज है वो भी एक डॉक्टर करेगा। अब वो यहाँ तक तो राजी हो जाते हैं कि चलिए एलोपैथी के पास मत जाओ, लेकिन आयुर्वेदा का भी उन्हें डॉक्टर चाहिए। वो अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते कि बीमारी को मैं खुद ही कर लूंगा। वो कहते हैं कि अब मेरे को आयुर्वेद डॉक्टर चाहिए। अब आयुर्वेदिक डॉक्टर इतने है नहीं कि गली गली मोहल्लों में उनकी क्लिनिक इतने नहीं है जितने एलोपैथी के हैं। तो वो देखते हैं कि यार आसपास कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर तो है नहीं, तो तब डॉक्टर नहीं है लेकिन बीमार है, फिर वो सलाह लेता है इधर उधर की अपने घर में, तो उनके पास एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जब जिस चीज का डॉक्टर है गली में उसके पास ही चले जाओ, और वो डॉक्टर होता है एलोपैथी। तो क्या इसका कोई समाधान है कि जिस तरह से एलोपैथी के डॉक्टर हर जगह मिल जाते हैं, आयुर्वेदा के डॉक्टर अगर उपलब्ध हो जाए, क्या आपको लगता है ये सुझाव सही रहेगा या इसका कोई और विकल्प है जिससे कि हाँ, आयुर्वेदा इसका की तरफ ज्यादा ध्यान। आयुर्वेदा की तरफ से लाने के लिए जो डॉक्टरों की संख्या बढ़ानी और उनकी जो सुविधाएं हैं जो सरकार तो देती नहीं, इसलिए आयुर्वेद का डॉक्टर कोई बनना भी नहीं चाहता, क्योंकि ना जी उनकी सही। अच्छी सैलरी है ना उनकी सारी चीजें हैं। जो एक एलोपैथी डॉक्टर 5 साल में पढ़ाई करने के बाद निकलता है तो उसकी सैलरी लाखों में होती है, और आयुर्वेद के डॉक्टर को, होम्योपैथ के डॉक्टर को सैलरी 20,000 25,000 ऐसी कुछ होती है। मतलब कहने मतलब इस पैसे में ये जो चीजें हैं, लेकिन हम आयुर्वेद को अपने स्तर पे जो अगर हम बढ़ा सकते हैं, उसके लिए जरूरी है कि अगर आप अपने घर में 5 परिवार को चलाने के लिए एक आदमी को काम पे भेज सकते हो, एक आदमी को ड्राइवर बना सकते हो, गाड़ी चलाना सिखा सकते हो, तो भाई उसको घर में क्या 5 साल वो क्या पढ़ के आते हैं, क्या उन्होंने अलग से पढ़ी है, वो किताब ही तो पढ़ी है, जी सही जानकारी तो बात है। लिया भाई। डिग्री नहीं है आपके पास, नॉलेज है ना। जब पता है कि ये चीज है, इसको इसको उबाल के पीने से ये चीज होता है, आपको पुराने ग्रंथों में तथ्य है और किताबों में तथ्य है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ेगा। ये जैसे ज्ञान बढ़ता है विश्वास बढ़ता है। तो जरूरत है जी ज्ञान की। और रही बात की मोहल्ले में, गली मोहल्ले में डॉक्टर नहीं मिलते आयुर्वेद का, तो हम आयुर्वेद के इसी तरीके से जो मैंने बोला था कि हमें बढ़ाना है कि भाई अगर सर में दर्द हो रहा है तो लोग कहते हैं डिस्प्रिन खा लो, बुखार हो रहा है पैरासीटामोल खा लो, एक चलन बनी हुई है। हर इंसान को मालूम है 2 मिनट में सामने वाला आपको गाइडलाइन दे देता है, देता है। जी उसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे, हम जैसे जो हम कुछ भाई बंधु मिलके एक सर्किल निकाले हैं और एक अभियान में चल रहे हैं, तो हम ही लोग अगर घर की चीजें करके अगर हमारा कोई अच्छा परिणाम आता है, तो अगर हमारे बगल में कोई बोलता है जी मेरे पेट में दर्द है, तो हमें मालूम है कि पेट का दर्द अजवाइन से ठीक होता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसको अंग्रेजी दवाई या आयुर्वेदिक दवाई जो भी है ना बता के हम उसको उस चीज का बताएं। तो उसी तरीके से आयुर्वेद में बुखार है, कैसा भी बुखार है, आप महासुदर्शन बटी खाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, बुखार उतरेगा। जैसे पैरासीटामोल से उतरता है वैसे महासुदर्शन बटी से उतरता है, मतलब आयुर्वेद की दवाइयों का। लेकिन मैं आयुर्वेद की दवाइयों का नाम नहीं बता सकता, बोल सकता, क्योंकि मेरा वो हक नहीं है। लेकिन मैं वो जी चीजें जो हमारी परंपराओं में है, जो दादी नानी जो हमारी परंपराओं में है कि जब बुखार है, ठीक है, कैसा बुखार है, पुदीने पुदीने का रस पी लो मिश्री घोल के, ना बुखार उतर जाता है। मेथी पी लो बुखार उतर जाता है, दालचीनी पी लो बुखार उतर जाता है। जरूरत है कि करके उस बुखार के उतरे हुए विश्वास को फिर लोगों में बांटने की। अब आज जब हमारी इस स्वस्थ समृद्ध परिवार के अभियान में है, तो आज करीब 2-2.5 लाख भाई बंधु जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनमें हमारे ये जी विश्वास पैदा हुआ, तो आगे दूसरे लोगों को बता रहे हैं। मैं 2016 में अकेला चला था,
आज जी, हमारे पास 125 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तो उन ग्रुपों में सारे एक दूसरे के परिवारजनों को जोड़ते हुए आ रहे हैं कि भैया यहाँ पे अच्छी चीजें बताई जाती है, नुकसान नहीं होता, हमें फायदा पहुंच रहा है। तो मैं ये नहीं कहता जी, कि हम मैं आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद का बढ़ावा हम इसी तरीके से करेंगे, जब घरेलू में विश्वास आएगा, घरेलू से हमें फर्क पड़ेगा, तो हम ऑलरेडी आयुर्वेद फिर ढूंढेंगे। जैसे बिहार से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बिहार से बंदा दिल्ली आता है, मैक्स में, मेदांता में, एम्स में इलाज कराता है। तो जिसको जी, नीड हो जाएगी, जिसको विश्वास हो जाएगा, तो वो अपना ढूंढेगा, जहां जाएगा जाएगा, जरूर जाएगा। आज भी लोग लकवा मारने पे बुटावती धाम जाते हैं जी। भाई, विश्वास है, तथ्य है, नॉलेज है, तो जा रहे हैं लोग विश्वास टाइम निकाल के। हाँ, मतलब अब रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, अगर हमें विश्वास जीतना हाँ, है तो जनता को इतना रिजल्ट दिखाएंगे, सक्सेस स्टोरी दिखाएंगे, उसका विश्वास बढ़ेगा। ये आप कहना चाह रहे हो, बिल्कुल सही बात है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। जी, तो अभी जैसा आप डिजिटली आप बता रहे हैं, आपका यूट्यूब चैनल भी है, उससे आप लोगों को जागृत कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुपों की सहायता से। लेकिन आपने बताया शायद आप ग्राउंड लेवल पर मतलब फिजिकली मिल करके भी लोगों को जागृत हाँ, करते हैं, तो वो आप किस तरह से करते हैं? और दर्शक अगर जो देख रहे हैं वो यदि प्रचार प्रसार करना चाहेंगे इस चीज़ का, तो ग्राउंड लेवल पर किस तरह से हमें तरीका कौन-कौन से हैं जो आप अपनाते हैं लोगों को जगाने के लिए, और दर्शक किस तरह से कर सकते हैं? वो अपना अनुभव अगर बाँटेंगे तो हमें, तो ग्राउंड लेवल ग्राउंड पर लेवल आप पे क्या जब बात। मैं ग्राउंड लेवल पे जब करने की बारी आती है, तो मैं जैसे वर्किंग में हूँ, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। तो जब मेरे को छुट्टी मिलती है, समय मिलता है, मेरे पास कोई कॉल आ जाती है कि भैया मेरे को ये दिक्कत है, आप क्या आ सकते हैं? मैं उनको कहता हूँ आप अपने आसपास के लोगों को बुला लें, मैं आ जाता हूँ। फिर मैं जाता हूँ तो वहाँ वो अपने जो भी जने होते हैं उनको बुलाते हैं, उनके बारे में घरेलू में भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के प्रति जागरूक करता हूँ। उनके जो तकलीफें होती हैं उनको घरेलू उपचार बताता हूँ। होम्योपैथिक की दवाइयाँ कुछ राजीव भाई से, और डॉक्टर वेद प्रकाश जी होम्योपैथी चिकित्सक हैं, उन्होंने मुझे होम्योपैथी चिकित्सा की जानकारी दी, सिखाई। 1 साल तक उन्होंने मेरे को डेली 1 घंटे का मतलब फोन पे बताया कि कैसे इलाज करते हैं। तो उसके जरिए से मैं थोड़े से उसमें मदद करता हूँ, लेकिन मेरा मेन मकसद होता है कि लोगों को हम इतना विश्वास दिला सकें कि बीमारी जो है दिमाग में मत घुसने दो। जब तक शरीर में है, रोग ठीक हो सकता है। जिस दिन मन में बीमार हो गया, मन से बीमार हो गए, फिर उस मन को हराना बहुत मुश्किल है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो उसी तरीके से है कि बीमारी मन में नहीं लगनी चाहिए, शरीर में लगी हुई है, दवाइयों से असर हो जाएगा। लेकिन मन की जी, सफाई करने के लिए फिर ना जाने कितने सेशन राजीव भाई के ऑडियो सुनने पड़ेंगे, कितने विष्णु राय चौधरी जी को सुनने पड़ेंगे, कितने मतलब बहुतों को सुनना पड़ेगा, तब भी मन साफ नहीं होता। अगर एक बार मन में बीमारी लग गई तो बीमार शरीर से हो जाए कोई बात नहीं, मन से बीमार नहीं होना चाहिए। और इस वक्त में कोरोना काल में की बात करें, तो जब भी मेरे को मौका मिलता है, कोई कहता है जी मेरा कोरोना पॉजिटिव हो गया, मैं कहा एड्रेस दे दो। उन्होंने एड्रेस दिए। अगर दिल्ली में एड्रेस है, मेरे घर के पास और आसपास होता है, मैं उनके पास जाके मिल के आता हूँ, उनको समझा के आता हूँ। ये मेरा ग्राउंड लेवल पे है। दूसरी चीज, जो मेरे पास जो मुझे मिलता है किसी भी घरेलू चिकित्सा से, कोई परिणाम मिलता है, तो उस परिणाम को मैं फीडबैक के तौर पे, स्क्रीनशॉट के तौर पे अपने ग्रुपों में शेयर कर देता हूँ, सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ, यूट्यूब पे डाल देता हूँ, ताकि ये उपचार सबको मालूम हो जाए कि भैया ये चीज लिया था, बीपी हाई हो रखा था, तो दालचीनी का काढ़ा बना के पिया तो बीपी नॉर्मल हो गया। तो ये चीजें हम स्क्रीन शॉट या जो भी यूट्यूब या ऑडियो बना के भाइयों बंधुओं से मांगते हैं, उनको मांगते हैं कि भैया आप अपना ऑडियो बनाएं, जो आपने किया उसका एक अनुभव शेयर कीजिए, ताकि आपकी आवाज दूसरे को जागरूक और विश्वास दिलाने के काम बने। क्योंकि मेरी अकेली आवाज कहाँ तक पहुंचेगी, लेकिन जब लोगों की आवाज आएगी तो ज्यादा विश्वास आएगा। तो अच्छा, एक व्यक्तिगत क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आपके काफ़ी अनुभव भी आपके पास और आपने कर दिया, तो अभी तक कभी ऐसा हुआ है जब से खासकर या बचपन से, मैं तो मानता हूँ शुरुआत से ही आपकी ज़िंदगी में, कि आपको कभी हॉस्पिटल या एलोपैथी की ज़रूरत पड़ी हो किसी भी तरीके से, या परिवार में किसी को ज़रूरत पड़ी है, क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है या नहीं? आई थिंक उसका एक पास कॉल आ जाती है, इसकी कट जाता है, तो गोविंद जी कट गए, चाहे अभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, क्या कट गए? माफ करें वो। जी, जी, कट गया। हाँ, तो शायद आई थिंक क्वेश्चन सुन लिया होगा, बहुत सिंपल सा थोड़ा व्यक्तिगत क्वेश्चन है, अगर बुरा ना लगे दोबारा तो, दोबारा कि जी, मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपके व्यक्तिगत जीवन में अभी भी आपके परिवार में या आपको ऐसी कोई स्थिति आई है कि आपको अब तक कभी भी किसी भी बीमारी के लिए एलोपैथी दवाई का सेवन करना पड़ा हो? दो जन सितंबर 2016 जब भाई राजू दीक्षित जी को सुनना शुरू किया,
उस बीच में तो हम पहले बहुत ही एलोपैथी में जाते हैं रहे हैं, और मेरी मम्मी मेरे पिताजी उनको भी एलोपैथी में जाना पड़ा है और आज भी जाते हैं। ऐसी कोई चीज किसी भी पैथी का मैं वो नहीं कर रहा, जरूरत पड़ती है, क्योंकि टेस्ट की जो सुविधाएं हैं, जो जांच की प्रक्रियाएं हैं, अगर वो जी, शायद एलोपैथी और होम्योपैथ में हो जाती तो शायद एलोपैथी में फिर भी कम जाने की जरूरत पड़ती, या सर्जरी की सुविधा हो जाती आयुर्वेद में तो वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो व्यक्तिगत तौर पे मैं अपने शरीर के तौर पे ना के बराबर गया हूँ, सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए, साल 2 साल पे एक बार की देखे, जरा लोगों को बता सके कि लीवर किडनी कहाँ कहाँ क्या बीमार होता है, मैं भी देखूं जरा मेरा कितना बीमार रहता है। तो मेरा उसमें कभी दिक्कत नहीं आई है। हाँ, मेरे पिताजी की मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पिताजी को पिछले 2017 में उनको डायबिटीज डिक्लेयर हुआ था। तब 600-400 डायबिटीज रह रहा था और वो कंट्रोल नहीं हो रहा था हॉस्पिटल से भी। तो वो गौमूत्र से जाके पूरी तरह से ठीक हुआ। मतलब कंट्रोल हॉस्पिटल से होके आए, मैं नहीं कह रहा, लेकिन वहां डायबिटीज कंट्रोल करने के चक्कर में मेरे पिताजी को हिचकी शुरू हो गई थी, जो हिचकी बंद ही नहीं हुई। 10 दिन लगातार हिचकी रही। उस हिचकी के लिए फिर दोबारा हॉस्पिटलाइज रहे, एंडोस्कोपी हुआ, बहुत सारे टेस्ट हुए, लेकिन हिचकी बंद नहीं हुई। लेकिन वो हिचकी बंद हुई आयुर्वेद के मोर भस्म से। वो भी मोर भस्म, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आयुर्वेद डॉक्टर का नहीं। अब मैं गुड़गांव में मेरे पिताजी एडमिट थे, तो पाथ फाइंडर पब्लिकेशन के चोपड़ा जी हैं, उनसे मेरी बात होती थी अपने ऑफिस के काम से। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा जी करे बेटे क्या बात है, आजकल ऑफिस लेट हो रहा है, कभी कहाँ गायब हो जाता है। मैं कहा मेरे पिताजी हॉस्पिटल में है और उनको हिचकी है, बंद नहीं हो रही। कह रहे हैं बेटा एक काम कर, मोर भस्म ले जा और उसको शहद में मिला के चटा दे। तो मैंने जब अपने पिताजी को लाके देने की कोशिश करी तो पिताजी का विश्वास इतना टूट चुका था, क्योंकि 10 दिन हॉस्पिटलाइज रहने के बावजूद भी हिचकी बंद नहीं हो रही थी, तो वो किसी और दवाई पे भरोसा नहीं आ रहा था। तो मेरी मम्मी ने बोला बेटा लाके दिया, कोई जहर थोड़ी लाके दिया, आप इस्तेमाल करके देखो। तो उन्होंने रात जी, को लिया 12 बजे, तो अगले दिन सुबह 9 बजे हिचकी आई और दूसरी खुराक ली तो हिचकी गायब हो गई। तब से मेरे पिताजी को और भरोसा आ गया और वो राजीव दीक्षित जी को सुनने भी लगे। और उसके बाद 1 महीने की छुट्टी लेके घर जाके गौमूत्र, देसी गौमूत्र का सुबह शाम आधा आधा गिलास पी के अपना डायबिटीज पूरी तरह से कंट्रोल करके 1 महीने बाद ही दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करती है। आज भी उनका डायबिटीज ऊपर नीचे होता रहता है हॉस्पिटल, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में है, इंस्पेक्टर हैं, तो उनका जो वर्किंग है उसके हिसाब से उनका थोड़ा सा शैली की वजह से दिक्कत आती है, लेकिन वो अपने आप को बीमार नहीं मानते। कहते हैं जो ये शुगर लेवल है, मेरे को तकलीफ होगी शरीर का, मेरा लेवल क्या आ रहा है मुझे वो मायने नहीं रखता, मेरा शरीर क्या कह रहा है वो उससे मैं जाऊंगा। शरीर अगर थकान आ रही है तो ठीक है जी, फिर मैं दवाइयां लूं या ना लूं। ऐसे वो मेथी लेते हैं, गौमूत्र लेते हैं, त्रिफला लेते हैं, मतलब जो चीज है वो चीज लेते हैं, और एलोपैथी में भी जाते हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं भी मेरी बेटी बड़ी बेटी है, उसका हाथ टूट गया। तो अभी भाई का फोन आया कि हाथ टूट गया, मतलब चोट लग गई है हाथ में। तो मैंने कहा ठीक है, अर्निका पड़ी है, दे दो उसको 2 बूंद, और हल्दी मेथी सोट का काढ़ा बना के दूध में उबाल के पिला दो। लेकिन बच्चों का मामला था, माँ का प्यार था, वो हॉस्पिटल लेके एक्सरे किया। एक्सरे में उन्होंने बोला जी फ्रैक्चर है, प्लास्टर कर दिया। उसके बाद हमने होम्योपैथ की मेडिसिन दी, 10 दिन बाद दोबारा एक्सरे कराया और प्लास्टर काट दिया। तो जी, बिल्कुल। जी मैं सॉरी समझ गया आप इसमें जो कहना चाह रहे हैं। जी, सॉरी सॉरी आवाज़ आ एक पा रही है आपको? हेलो हेलो। जी, यहाँ पर देखिए अभी थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं फिर से हमारे साथ गोविंद जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक। देखिए ये वार्तालाप है, आपको ज़रूर सीखने को कुछ मिल रहा होगा। यहाँ पे रुवाई जी बोल रहे हैं, जैसे कि आपसे यह शिक्षा सीखना चाहते हैं, क्या उपाय है? तो चलिए इसके बारे में बात करूँगा मैं। अभी व्यक्ति जो आ रहे हैं, चलिए मैं जोड़ लेता हूँ। हेलो। जी, तो ये आवाज़ आ पा रही है? जी गोविंद जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? आवाज़ आ रही हो तो एक बार कन्फर्म कर दीजिए। आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ की दिक्कत है ऊपर। हेलो हेलो। जी, आवाज़ आ रही है? हेलो?
जी आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है। तो अभी देखिए निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अब चूँकि आपने भी कहा और शायद हर एक इंसान को मानना पड़ेगा, तो कुछ ऐसी इमरजेंसी केसेज़ या बीमारियाँ ऐसी होती हैं, जिन्हें हमें एलोपैथी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इससे जी नेगेटिव ये हो रहा है कि लोग थोड़े अंडरस्टैंडिंग में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसा अब मैं भी देख रहा था कि मैं नॉर्मली अपने ग्लोबी न्यूज़ पर आयुर्वेदा के बारे में काफ़ी प्रचार-प्रसार लगा हुआ हूँ, बट उससे पहले अभी मेरा 4 दिन का बेटा था, अभी सितंबर में पैदा हुआ था। तो 4 दिन के बेटे को चूँकि घर पे क्या-क्या देना है ट्रीटमेंट वो डर रहता है ना कि 4 दिन के बच्चे का पूरा शरीर भी दिखता नहीं है। ऐसे में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा और बाकी का हालाँकि डॉक्टर पीआर सर से भी मैंने उस तरफ बात की थी, जितने भी डॉक्टर मेरे संपर्क में थे, अमर आजाद जी, तरुण कोठारी सर, डॉक्टर बिलास, सारे लोगों से। तो उन्होंने प्रेफ़र वही किया कि देखिए आप घर पर एक्चुअल में कर नहीं सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको या तो नॉलेज पहले होती। तो मैं एलोपैथी में गया, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि आप खुद तो एलोपैथी में करवाते हैं अपने बेटे का जो इलाज और हमें आयुर्वेदा का ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ पर दर्शकों से ये थोड़ा क्लियर कीजिए कि क्या कोई आयुर्वेदा का प्रचार कर रहा है, तो वो क्या सच में एलोपैथी का बिल्कुल विरोधी होता है या एलोपैथी के साथ-साथ भी आयुर्वेदा का इस्तेमाल करना भी कोई बुरी बात नहीं है? इसमें से क्या आप कहना चाहेंगे? क्या आयुर्वेदा को अपना रहे हैं तो एलोपैथी का बिल्कुल विरोध ही करना चाहिए या विरोध ना करे भी आयुर्वेदा का प्रचार-प्रसार कर सकते हैं? जी। नहीं, इस मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें किसी भी पैथी का विरोध विरोध नहीं करना चाहिए, किसी भी जी, पैथी का। हर पैथी अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी क्षमता रखती है। जहाँ पे आयुर्वेद नहीं पहुंच सकता वहाँ एलोपैथी है, जहाँ एलोपैथी नहीं वहाँ होम्योपैथ है। जहाँ पे मतलब हर पैथी के साथ होना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि हम अपने आप को अप्राकृतिक दवाओं से कितना बचा सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम अप्राकृतिक दवाएं इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो जब तक प्राकृतिक दवाओं से काम चलता है हम प्राकृतिक दवाओं का सेवन करें। खैर, कोशिश तो ये करें कि हम बीमार ही ना पड़े, जी, बीमार ही ना पड़े। उसके लिए आप अपने आप को मानसिक रूप से योग मतलब योग है, प्राणायाम है, आहार है, विहार है, अपना पथ्य अपथ्य का, और सबसे ज्यादा अपने आप को नीडर बनाने वाले काम करें। क्योंकि इंसान बीमार शरीर से तो दर्द का आभास होता है। यही दर्द जब सर दिमाग में चढ़ता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। जब तक दर्द है, आपके दिमाग में नहीं चढ़ा हुआ है, डर नहीं है उसके लिए, तो आप आराम से काम पे जा रहे होते हैं। आपने तो कई बार आपने खुद देखा होगा कि आपके पेट में दर्द है और आप काम पे जाते हैं, लेकिन उसी पेट के जी, दर्द के बारे में आपको डर है कि कहीं ये मेरा अल्सर तो नहीं है, तो फिर आप डॉक्टर के पास भागते हैं। जी, तो बिल्कुल क्योंकि इसलिए आदमी हर बीमार पैथी के शरीर साथ, हर पैथी जी, के साथ होनी चाहिए हमें, और हर पैथी की इज्जत करनी चाहिए। मैं बस उसके व्यवसायीकरण से दुखी है, जी, व्यवसायीकरण। चाहे आज जी, नेचुरोपैथ है, नेचुरोपैथ भी हो, एक एक डाइट प्लान एक सिर्फ डाइट प्लान बनाने बताने के डाइटिशियन है जो 5-5 हजार रुपए लेते हैं, तो क्या हमारी 80 करोड़ जनता उसको अफोर्ड कर सकती है क्या? जी, मुझे दुख इस बात का है। आप किसी भी पैसे की बात कर लो, मैं आयुर्वेद की बात करता हूँ, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो हजारों रुपए की पड़ती है। हम एक आयुर्वेद में जी, अस्थमा का इलाज दालचीनी और शहद से घर की चीजों से कर लेते हैं, और वही आयुर्वेद में करने जाओ तो आपको 4800 रुपए की दवाई 15 दिन की पड़ती है, किसी वैद्य की 500 रुपए की पड़ती है। तो सेम उसी तरीके से कि आपने मेदांता में जाके इलाज कराया, हार्ट का ऑपरेशन कराया तो 10 लाख रुपए लग गए, 20 लाख रुपए लग गए, और किसी दूसरी जगह कराया तो वहां 2 लाख रुपए लग गए। इलाज तो वही हुए हैं। तो पैथियों के साथ हमें मतलब मैं ये किसी भी पैथी का बुराई नहीं करता और हर पैथी के साथ हूँ। मैं एलोपैथ के साथ हूँ, मेरे सर्किल में मेरी फैमिली में करीब हजारों एलोपैथी डॉक्टर भी हैं। मतलब भोपाल, बंगाल, मतलब हर जगह हर स्टेट से मेरे साथ जुड़े हुए भी हैं। बहुत सारे डॉक्टर हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे से मिलते रहते हैं, बात होती है। और मैं पहला मैं आपको बता दूं कि सफदरजंग एनक्लेव में मेरे भांजे की मतलब एक ट्रस्ट के तहत क्लिनिक है। उस क्लिनिक में शनिवार को मुझे बैठाया इसलिए जाता है कि मैं वहाँ के लोगों को घरेलू चिकित्सा के बारे में जागरूक कर सकूँ। ये सबसे बड़ी अपने आप में उपलब्धि है एलोपैथी के प्रति। तो अच्छा डॉक्टर ऐसा वहाँ भी सुनने आगे में हुए आता हैं। है कि एलोपैथी के कुछ डॉक्टरों से जैसे मेरी भी बात हुई है तो मेरा एक सीधा सा ये ऐसा पहला प्रश्न रहता है जब भी मेरी मुलाकात होती है वैसे ऑफलाइन भी या ऑनलाइन भी जो एलोपैथिक डॉक्टर है मैं कहता हूँ देखिए आप इस बात को मानते हैं कि आयुर्वेदा या जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है वो एलोपैथी से बिल्कुल बेकार है या वो भी काम की है तो वो भी साफ साफ बोलते हैं कि देखिए सबसे पहले तो जो हम डाइट लेते हैं ये खुद एक मेडिसिन का काम करती है यदि डाइट ली जाए
तो मैं कहता हूँ कि आप डाइट जैसा विष्णु चौधरी जी की अपनी वो डाइट है, वो कहते हैं कि डाइट ही खाओ तो दवाइयों से दूर रहेंगे। तो इस बात को वो भी मानते हैं एलोपैथी के डॉक्टर भी। तो मैं उनसे एक बात पूछता हूँ कि आप जो मरीज आपके आते हैं, तो आपके पास तो मरीज बड़ा विश्वास लेकर के आ रहा है, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि उनको भी ये सच बता दें कि आप जो है दवाइयाँ तो चलिए इस बार ले लीजिए, लेकिन अगली बार से जो है अपना डाइट को इस तरह से रखिए जिससे कि ये बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, या फिर कुछ घरेलू उपचार भी उनको जो आपको बताएं वो बता दें। तो मैं ये पूछता हूँ उनसे कि क्या आपको पता नहीं है इनके बारे में, फिर क्यों नहीं बताते हैं? तो उनका सीधा ये रहता है पता। तो हम डॉक्टर तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ने एलोपैथी पढ़ी है, हमने बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ी होती हैं, लेकिन ये जो हमारी मेडिकल बोर्ड होता है इसके सख्त खिलाफ रहता है। हम चाह करके भी किसी दूसरी पद्धति के बारे में किसी मरीज को नहीं बता सकते, इसीलिए हम नहीं बताते हैं। तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है या कुछ और रीजन हो सकता है? डॉक्टर जो एलोपैथी के इस तरह से आपको मौका देते हैं लेकिन इस तरह तो और लोग दे नहीं रहे हैं एलोपैथी के। इस मामले में मैं बताना चाहूंगा, मैं एक डॉक्टर हैं भारत के जो पद्म भूषण निवाजी थे, उनको पद्म भूषण मिल चुका है। जी डॉक्टर के तलवार। मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही है। डॉक्टर के तलवार। आवाज आवाज नहीं आ रही। आ रही आ रही आ रही आवाज आ रही है। हाँ शायद थोड़ी दिक्कत हो गई है। अभी सीमा जी पूछ रही है डायबिटीज यानी शुगर के लिए घरेलू उपाय बताएं। चलिए अभी एक क्वेश्चन पूछेंगे व्यक्ति से। और यहाँ पर नैनापुर उत्तम जी बोल रहे हैं लिमिट टू योर बॉडी इट हैज द सॉल्यूशन। आ रही है आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है। तो जो लोग जुड़ रहे हैं, देखिए ये वीडियो जैसे ही अगर समाप्त हो जाती है लाइव, तो इसको इतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए आयुर्वेदा के बारे में जहाँ भी आपको कंटेंट मिलता है जागरूक जरूर करें। देखिए जिस तरह से व्यक्ति ने कहा, मैं भी साथ में एक्टिव हूँ कि बेशक हम किसी पद्धति की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारतीय पद्धतियों को आगे लाना हर भारतीयों के लिए एक गर्व की बात भी है और हमारा ये कर्तव्य है। जी जी, अब आवाज आ रही है, बता सकते हैं आवाज आ पा रही है अब आपको? जी गोविंद जी। क्या आवाज आ पा रही है? हाँ ठीक, आवाज जी अभी आ रही है आवाज आपको? जी गोविंद जी, आवाज आ रही है आपको? क्या आप सुन पा रहे हैं कि? और नमन गुप्ता जी नमस्ते। हेलो जी, क्या आपको आवाज आ पा रही है? यहाँ पर थोड़ी टेक्निकल दिक्कत हो रही है शायद गोविंद जी के यहाँ पर बोल नहीं पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर आइए इसको देख लेते हैं। देखिए उद्देश्य यही है, खासकर ग्लोबी न्यूज पर जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं वो जानते हैं इस बात को। डॉक्टर बियासी सर हो, राजीव दीक्षित जी हो,
तो देखिए दर्शकों, जब अभी जो ग्लोबी न्यूज़ द्वारा है और हमारे जो आयुर्वेदा एक्सपर्ट हैं बहुत सारे लोग, उनकी एक टीम बन रही है धीरे-धीरे। उनका काम नॉर्मली यही रहेगा कि इसमें आयुर्वेदा को आगे लाने के लिए जन जागृत करना है, लोगों को जगाना है, तो उसमें आप लोगों का सहयोग ज़रूरी है। जी वैद्य जी, आवाज़ आ रही है अब आपको? जी, आवाज़ आ रही है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कुछ प्रश्न भी हैं, तो जी, आ रही है आवाज़? आवाज़ आ पा रही है आपको? आवाज़ की दिक्कत हो रही है, तो चलिए यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए, तो यहाँ पर सुधीर वर्मा जी बोल रहे हैं, सुमित तुम्हारा नंबर क्या है? तो चलिए इस लाइव के एंड में एक ज़रूरी सूचना आपको दे देते हैं। देखिए, अभी हालाँकि कुछ वीडियोज़ और मैं लाऊँगा जिस पर जो पूरा प्लान है वो मैं समझाऊँगा। लेकिन ध्यान रखना है कि जो लोग आयुर्वेदा, होम्योपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को सादर आमंत्रित है ग्लोबल न्यूज़ द्वारा। आप एज़ ए टीम लोगों को जगाने के लिए, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को आगे लाने के लिए हम सब साथ मिलकर के एक मुहिम शुरू कर रहे हैं, उसमें साथ देना चाहते हैं, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जल्दी मैं जी, आ रही है आवाज़ आपको? आवाज़ आ पा रही है आपको सर? आपकी आवाज़ आ रही है क्या? आपको आ पा रही है आवाज़? चलिए, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे दर्शक जुड़े, उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा दुर्भाग्य से थोड़ी-सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पूरा लाइव नहीं हो पाया। वो कुछ प्रश्न और थे जो गोविंद जी से करने थे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा अरसा है। गोविंद जी या इनके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धीरे-धीरे मुहिम से जुड़ेंगे। मुहिम का उद्देश्य एक ही है, घरेलू चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, इनको आगे लाना है। इनके प्रति जो लोगों का विश्वास खो गया है, उस विश्वास को लाना है। उसके लिए बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हमारे आयुर्वेदाचार्य पंकज जी हैं, वो लगातार मरीजों को ठीक कर रहे हैं, गंभीर मरीजों को भी। उनकी भी सक्सेस स्टोरी मैं अपने ग्लोबल न्यूज़ के माध्यम से आपको देता रहूँगा। और एक बार फिर चलिए इनके पास को देख लेते हैं अगर बात आती है। जी, आ रही है आवाज़ आपको? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, अब आ रही है आवाज़। जी। जी, तो आई थिंक मैं भूल भी गया कौन-सा प्रश्न कल लास्ट था अपना। जहाँ तक है शायद बात चल रही थी कि आयुर्वेदा में जो बनाए हुए हैं लोग, तो एलोपैथी की बात चल रही थी कि एलोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं, वो क्यों नहीं बता पाते अपने मरीजों को डाइट के बारे में या आयुर्वेदा के बारे में या घरेलू इलाज के बारे में। इसके बारे में आप कहना चाह रहे थे? मैंने मतलब पिछले 42 साल की उम्र में कई बार हॉस्पिटल एम्स भी जा चुका हूँ अपने रिश्तेदारों को और जानकारों के साथ, और कई सारे डॉक्टरों से मिल चुका हूँ। वो भी आजकल इस चीज को पूरी तरह से बता रहे हैं। उसके डाइटिशियन का प्लान आउट देते हैं, डाइटिशियन लगाते हैं, डाइटिशियन के चार्जेस लेते हैं, तो वो भी बता रहे हैं। हमारे अंदर समझने की हम समझ नहीं पा रहे हैं उनकी भाषा को। उन्होंने व्यावसायिक तौर पे बता रहे हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते। जब तक तो हम हॉस्पिटल में हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, शाम को सुबह का नाश्ता आपको 7 बजे आ रहा है, हल्का भोजन आ रहा है, रात का दलिया आ रहा है, शाम को रात होने से पहले खाना मिल रहा है, 15,000 रुपए, 5,000 रुपए, 2,000 रुपए बेड चार्ज दे के, ये चीजें हम 15 दिन में भी नहीं सीख के आ रहे हैं कि हमारा असली इलाज वहाँ हुआ क्या। असली इलाज तो दवाइयों के साथ यही हुआ कि आपको एक अच्छे परहेज पे रखा गया, जो आपको टाइम से सुबह का नाश्ता आ रहा था, दोपहर का हल्का भोजन आ रहा था, शाम का रात का भोजन भी आपको शाम के टाइम में 7-8 बजे के आसपास मिल रहा था। ये चीजें हमारे अंदर कमी है। वो तो फिर भी बता रहे हैं, उसको भी धंधे के मतलब एक व्यवसाय के साथ जोड़ के। और ऐसे में खुले तौर पे बता सकता हूँ कि भारत के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के तलवार, मैं उनसे 2002 से 2003 से उनके पास जा रहा हूँ अपने मौसा जी के साथ। वो अभी तक के शायद पहले डॉक्टर होंगे जो अपने पेशेंट को 17 साल सिर्फ मेडिसिन पे रख लिया,
3 बार मेजर हार्ट अटैक आने के बावजूद भी उनको स्टंट नहीं डाला और ऑपरेशन नहीं करी। जबकि वही पटना जैसे शहर में बहुत सारे डॉक्टरों ने उनको ऑपरेशन करने की सलाह दी थी, बाईपास करने की सलाह दी थी, और डॉक्टर के तलवार जी ने उनको मेडिसिन पे रखे। 2010 में जब वो चेन्नई से ये चंडीगढ़ पीजीआई से रिटायर हो रहे थे एज ए डायरेक्टर, तो मेरे मौसा जी ने बोला कि आप ना सर मेरा आप कर दो, स्टंट डाल दो। कह रहे नहीं जरूरत नहीं है। कह रहे नहीं नहीं आप डाल दो, अब आप रिटायर हो जाओगे तो पता नहीं आप कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे। तो उन्होंने मतलब उस वक्त 2010 में मेरे मौसा जी का स्टंट डाला, और आज 2020 है और आज भी मेडिसिन पे ही हैं। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि एलोपैथी में चिकित्सा में डॉक्टरों को भगवान माना जाता है, और ये बात सच है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आज भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड का कुछ और ही होता। अभी भी बहुत सारे हैं जो एलोपैथी में भी भगवान के स्वरूप है, या किसी भी पैथी में। मैं तो किसी पैथी का विरोधी नहीं हूँ, मैं हर पैथी के साथ हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आप आपके बस का है तो आप करो, नहीं बस का है तो हाथ जोड़ के मना कर दो, आगे के लिए भेज दो। क्योंकि पहले चिकित्सा मैंने जो बचपन में देखी है तो हमने यही देखी है कि मेरे चचेरे दादाजी एक बार बीमार पड़े तो उन्होंने बोला जा डॉक्टर अंकल को बुला के ला। तो मैं शहर में जाके थोड़ा दूर पे जाके उनको बुला के लाया, तो उन्होंने आके उनको दवाई दी और बोले चाचा कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हो जाओगे। उनको तो ये बोल के बाहर आ गए, और बाहर आके उनके लड़कों को कहते हैं कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, आप इसको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाके दिखा दो। तो असली डॉक्टर, असली चिकित्सा पैथी ये है कि आपके बस का नहीं है तो आप मना कर दो, और सामने मरीज को मत डराओ कि आपको ये चीज हो गया है। उनको मत दो, उनको ये बोलो आप ठीक हो, चिंता ना करो, ठीक हो जाओगे, दवाइयां खाओ ठीक हो जाओगे। क्योंकि अगर हमने चिंता दे दिया तो चिंता तो चीता समान है, वो तो चीता पे मतलब जब तक सुला नहीं देती तब तक वो छोड़ती नहीं पीछा। तो यहाँ पर देखिए बात यही आ जाती है कि अगर हालांकि देखिए इसमें मैं भी नहीं मानता कि किसी पक्षी की बुराई करनी चाहिए, लेकिन यदि एक सवाल सिर्फ करें कि आयुर्वेदा पे विश्वास लोगों का जोड़ना है या घरेलू इलाज पर जोड़ना है, तो अब उसको विश्वास करने के लिए पहले तो सहारे की जरूरत है। जैसे कि भी किसी को कोई बीमार होता है, अगर उसे हम्म पता है कि भी एलोपैथी में तो उसका पक्का 100% इलाज है ही, हम्म लेकिन आप इससे कहेंगे कि नहीं एलोपैथी बाद में जाना, पहले एक काम कर अपने घर पे ट्राई कर ये चीज करने की। जी तो आदमी आलस बस या उसका जो विश्वास नहीं है उस पर उस पर आयुर्वेदा पे या किसी भी कारण से, तो वो ऑप्शन रखता ही नहीं है ये ट्राई करने का। वो सोचता है ट्राई व्राई क्या करूंगा, जब बाद में भी अगर असर नहीं हुआ तो फिर भी वैसे ही मुझे एलोपैथी में जाना है, तो इससे अच्छा पहली बार में क्यों नहीं चला जाऊं। तो अगर हम ऑप्शनल रखेंगे कभी या पहला आयुर्वेदा को फिर बाद में एलोपैथी को, तो भाई आदमी का ज्यादा माइंड रहेगा, वो मेंटेलिटी पहले से पिक्चर ये रहेगा, तो उसकी जो मतलब उसके बीमारी है उसका रियल जो उसका नहीं हो पाया इलाज आयुर्वेदा में, तो एलोपैथी में पक्का हो ही जाएगा। तो इसका मतलब वही वाली बात आ गई कि कंपेयरिंग हम करें तो आयुर्वेदा नीचे है एलोपैथी ऊपर है, आयुर्वेदा के बाद जा रहे हैं आप एलोपैथी में। तो ऐसा लोगों का कहना रहता है जो खासकर आयुर्वेदा चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि हमको एलोपैथी को ऑप्शन से ही हटाना है। जब ऑप्शन से हटा देंगे तभी लोगों को विश्वास लगेगा, तभी वो ट्राई करेगा, वरना लोग ट्राई भी नहीं करना चाहते। अगर दोनों के चक्कर में पड़े रहेंगे कि एलोपैथी भी जाने का ऑप्शन खुला रखो, आयुर्वेदा भी खुला रखो, तो आयुर्वेदा का खुला रह जाता है, एलोपैथी में आदमी घुस जाता है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे जो आप कहना चाह रहे हैं? मतलब एज एक भाई के नाते और एक नागरिक के नाते तो मैं यही कहूंगा कि इसमें जो हमारा जो सबसे बड़ा जो हमारे देश को चलाने वाले राजा हैं, मतलब जो हमारे देश को चला रहे हैं, उनका फर्ज बनता है। जिस तरीके से कोरोना की महामारी आई, 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ, तो 23 मार्च को तो मैंने यही मतलब मैंने अपने स्टेटस में और अपने भाइयों से बात करके ही बोला कि भाई मौका तो दोनों को मिलना चाहिए, तीनों चारों सारी पैथियों को मिलना चाहिए इलाज करने के लिए पहले दिन से ही। भाई सौतेलापन क्यों? आपने अरबों सही बात। खरबों अरबों अरबों करोड़ों अरबों खरबों रुपया खर्च करके ऑल इंडिया मेडिकल साइंस आयुर्वेद का किस लिए बनाए? उनको भी मौका दो पहले दिन से ही। तो इसमें जो गलतियां हैं कुछ जो अब मैं बोल नहीं सकता मतलब खुले तौर पे, लेकिन इतना आप समझ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम व्यक्तिगत तौर पे विश्वास लाके, क्योंकि वो कब करेंगे नहीं करेंगे वो तो बात की बात है। हमारे अंदर है कि हम अपना धन कितना बचा सकते हैं, अपना शरीर कितना बचा सकते हैं, उसके लिए तो जागरूक हम खुद को करें।
आज मैं अपने बच्चों का, अपने शरीर का तो भागी हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि एलोपैथी में मैं नहीं जाऊंगा, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं एलोपैथी में जाऊंगा, मैं उनकी दवाइयां खाऊंगा, जब मुझे उनसे रिलैक्स हो जाएगा उसके बाद रिकवरी के लिए, फुल्ली रिकवरी के लिए फिर मैं अपना घर की चीजें, आयुर्वेद की चीजें इसको अपनाऊंगा। एट ए टाइम आपको, हम जैसे स्ट्राइड की कहते हैं, आयुर्वेद में भी स्ट्राइड जैसी मेडिसिन होती है, तो ऐसा थोड़ी कि रोज खा सकते हो आप रोज नहीं खा सकते ना। उसी तरीके से इसको, इसमें भी है, पैथियां सारी है, हमें देखना है कि आप क्या जेब क्या हाल है। मैं, राजीव भाई ने कहा कि जी मैं तो उनके लिए बता रहा हूँ जो मानेंगे, जो मानेंगे। चूना खाने से बड़ी हर तरह की गांठ गलती है, उनके लिए है जो मानते हैं या जो जिनके पास पैसे नहीं है। भाई जो उनका इलाज नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास पैसे रहेंगे वो तो चाहिए एलोपैथ में भी जाएंगे, आयुर्वेद के भी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, ऐसे डॉक्टर के पास भी आयुर्वेद के पास जाएंगे जिनका पंचकर्मा ही 5 लाख रुपए का होता है। और ऐसे भी आयुर्वेद हैं जहाँ पे पंचकर्मा 5 हजार का भी होता है, और ऐसे भी पंचकर्मा है जो घर में होता है 10 रुपए में। तो भाई सबके लिए है ना, तीनों चीजों के लिए है। अब कटी स्नान है, आप बाहर जाते हैं कटी स्नान करते हैं, भाई हम लोग नदी नालों में नहा के कटी स्नान कर लेते थे, फ्री में कर लेते थे। तो हमें इस चीज के, मैं राजीव भाई के उस समय उस चीज में हूँ कि हमें वो करना है कि जो नहीं कर सकते उनके लिए हम कुछ करें। 80 करोड़ जनता, 90 करोड़ जनता जो अफोर्ड नहीं कर सकती, उसके लिए हम घरेलू चिकित्सा पद्धति को आगे लेके आना चाहते हैं, और होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति को आगे आगे लेके आना चाहते हैं। भाई जो अफोर्ड कर रहा है वो तो जाएगा ही, कहीं भी जाए, वो उससे कोई दिक्कत नहीं। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई और आपने जो अनुभव बांटे हैं, एक्सपीरियंस बांटे हैं, तो जाहिर सी बात है दर्शकों को इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। और भी हम बहुत सारी बीमारियों पर हालांकि आगे और बात करेंगे जो जो आपने अनुभव किया है। लेकिन इस लाइव का उद्देश्य सिर्फ ये था कि मैं कुछ लोगों में जागृति फैलाएं आपके द्वारा, और आयुर्वेदा के बारे में चर्चा कर पाएँ, राजीव दीक्षित जी के ऊपर चर्चा कर पाएँ। एक आखिरी प्रश्न और रहेगा मेरा, उसके बाद थोड़ी देर में हम ये लाइव एंड कर देंगे। कि जब भी राजीव दीक्षित जी की बात होती है, चूंकि आपने 2016 से उनको जानना स्टार्ट किया, तो काफी लंबा समय हो गया कि आप एटलीस्ट जानते जा रहे हैं, तो उनकी जिंदगी के बारे में करीबी से शायद आप जान गए होंगे। जब बात हो रही थी शायद शुरुआत में, जब हालांकि मैं भी उसमें तो नहीं पता था जब राजीव दीक्षित जी जिंदा थे, तो उन्होंने उनकी वीडियो से हमें पता चलता है कि उन्होंने स्वदेशी आंदोलन या फिर जो भी अपना अ, अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजी दवाओं के खिलाफ नॉर्मली अपना मूवमेंट रखा। बात वहां आई थी जब पतंजलि को, मतलब बाबा रामदेव के साथ जब आए थे राजीव दीक्षित जी। अब उसमें नहीं पता, हमें तो खासकर नहीं पता कि उनका क्या इंटेंशन वगैरह था। बट ये भी माना जाता है कि अभी उनके क्या जो स्वर्गवास हुआ उसमें भी एक साजिश मानी जाती है। चलिए उस पर एक कंट्रोवर्सी है, उस पर अगर बात ना करें तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि पतंजलि की जो इसमें वर्तमान स्थिति है डायरेक्टली, तो क्या उसको पॉजिटिव वे में आप लेंगे कि भाई जो पतंजलि कर रही है जो प्रोडक्ट वगैरह की, आज भारत में अगर आयुर्वेदा का दूसरा नाम माने तो पतंजलि है। उसके अलावा उस सामने कोई कंपटीटर कोई है ही नहीं कि आयुर्वेदा का कोई भारत में अगर है तो पतंजलि सबसे ऊपर है। लेकिन क्योंकि उसके प्रोडक्ट की देखा जाए या उनका रिव्यू करा जाए, तो बहुत सारे लोग जो खासकर रियल आयुर्वेदा वाले जानकार हैं वो उनकी बुराई करते हैं कि रामदेव ने आयुर्वेदा को बदनाम किया है और ये गलत काम कर रहे हैं। आपका क्या राय है कि आयुर्वेदा को बढ़ाने का काम क्या है रामदेव जी ने, या बदनाम करने का? मैं आपके इस चैनल पे एक सबसे बड़ी सच बोलना चाहता हूँ कि योग करो और खुद धंधे में लग गए। हमारे, मैं आपको मतलब मेरा जो सिद्धांत है, मेरी बात शायद बहुत लोगों को बुरी लगेगी, मेरा एक सिद्धांत है कि एक सन्यासी को व्यवसायी नहीं होना चाहिए। एक सन्यासी को एक व्यवसायी नहीं होना चाहिए। जैसे चाणक्य बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, तो उन्होंने राजा नहीं बने, वो राजा बन सकते थे। उन्होंने राजा को ही सारे गुण दिए कि आप ऐसे करो। तो एक सन्यासी को ये चाहिए था कि उनके पास जो चीजें थी, जो ज्ञान था, उस ज्ञान को दूसरे छोटे छोटे लोगों में बांट देते, ताकि आज 1 अरबपति नहीं, कम से कम करोड़ों अरबपति पैदा हो जाते। पतंजलि, मैं उसे बुलाने की कोशिश ना करें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक सन्यासी को व्यवसायी नहीं होना चाहिए। बस इतना मेरे लिए, मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ।
और आयुर्वेद की बात है तो आयुर्वेद धूत पापेश्वर के समय से है, मतलब और बाबा बैद्यनाथ की वजह से है। आयुर्वेद मतलब और भी बहुत सारी पुरानी कंपनियां हैं जिनकी वजह से है। आज पतंजलि की वजह से मल्टीनेशनल कंपनियों का बैंड बज रहा है। ये चीज है। हमें मतलब स्वदेशी में बहुत सारी चीजें हैं। मतलब अगर हम अपने सिद्धांतों की बात करें तो मैं ये कहूंगा कि पतंजलि की वजह से हमें स्वदेशी के प्रति जागरूकता मिली है। आयुर्वेद तो बहुत पहले से है। आयुर्वेद की दूध पापेश्वर, बैद्यनाथ, डाबर, बहुत सारी कंपनियां हैं जो जिनकी वजह से आयुर्वेद को पहले से जाना जाता है। इनकी वजह से अच्छा, एक स्वदेशी की भावना जाग सकती है। एक आज का युवा जो खासकर दर्शक भी देख रहे हैं, वो भी या बाद में इस वीडियो को देखेंगे, उनके अंदर यदि ये जागृति हो गई कि हाँ यार, आयुर्वेदा बहुत अच्छी चीज है और इसको मैं आगे भी प्रचार प्रसार करूंगा, उससे पहले वो खुद ज्ञान लेना चाहेगा। आपकी नज़र में एक युवा या किसी भी व्यक्ति को आयुर्वेदा एक्सपर्ट बनना है, एक्सपर्ट मतलब उसको जानकारी चाहिए, क्या माध्यम हो सकते हैं? क्योंकि जो डिप्लोमा वगैरह कोर्स कराए जा रहे हैं, इनकी सच्चाई तो मैंने बहुत ज़्यादा डीपली जानी है, तो ये रियल आयुर्वेदा एक्चुअल में आते ही नहीं है। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि जो व्यक्ति एज ए कैरियर सिर्फ समाज सेवा के लिए ही नहीं, समाज सेवा भी करे और उसका उसमें कैरियर भी बन जाए, 2-4 पैसे भी वो कमा ले, क्योंकि देखिए इसमें बुराई भी नहीं है। अगर आप किसी को समाज सेवा कर रहे हैं आयुर्वेदा के थ्रू, एक चिकित्सक कर रहे हैं, तो आप इतना तो एटलीस्ट कमा ही सकते हैं कि आपकी रोजी रोटी भी चलने लग जाए। तो ऐसे एज ए कैरियर एक आयुर्वेदाचार्य बनने के लिए जो ज्ञान की जरूरत होती है, वो ऐसे कौन कौन से माध्यम है जो सबसे बढ़िया है और वो उन माध्यम से ले सकता है ज्ञान आयुर्वेदा? आज की शिक्षा पद्धति के अनुसार जब अगर आप डिग्री होल्डर हो जाते हैं, मतलब आपको आयुर्वेद में एडमिशन मिल जाता है, तो मैं कहता हूँ कि आयुर्वेदा के जो आपके कोर्सेज हैं, जो क्लासेस हैं, जो डिग्री होती है, उसके साथ साथ आपको शास्त्रों का अष्टांग हृदयम, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इनका गहन अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के हिसाब से जो आपको कॉलेज में जो मेडिकल की फैसिलिटी में पढ़ाई जा रही है, वो आज के हिसाब से पढ़ाई जा रही है, मॉडर्न आयुर्वेदा पढ़ाया जा रहा है। तो आपको विशेष जानकारी के लिए अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो, और नहीं एडमिशन मिल सकता है तो आपको खुली आजादी है खुद को अपने आप को पढ़ के ज्ञान लेने का। उसके लिए आप किसी भी जगह कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। किताबें खरीदिए। भाई राजीव दीक्षित जी बोल के गए थे पहले ही व्याख्यान जो मैंने उनका सुना था, जो चेन्नई का व्याख्यान है, आखिरी के 8वें दिन उन्होंने कहा था कि मेरे पास जो है वो आप सब लोग सीख जाएं और किताबों से और अध्ययन कर लें। जो मेरे पास है वो सारे सीख लें, मेरे पास जो है मैं बताने को तैयार हूँ। तो इस तरीके से हम मतलब उन्होंने जन जागृति ग्राउंड लेवल पे जो कहते हैं कि आयुर्वेद के प्रति जागरूकता लाने के लिए, क्योंकि जिस इंसान का अगर घर की चीजों से अगर बुखार ठीक हो सकता है तो फिर वो विश्वास आ जाएगा कि आयुर्वेद से मेरा दूसरी बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती है। जी, तो अगर मैं बात करूँ राजीव दीक्षित जी का जो ज्ञान है, किताबें हैं वो पढ़ ले, या जो आचार संहिता जो भी मतलब बुक का आपने नाम लिया, ये हाँ, बुक या जो शास्त्र है अपने, क्या ये पूरे पर्याप्त रहेंगे या इसके अलावा भी कोई और ऐसा उस, इसको प्रेफर उसके देना अलावा चाहेंगे तो? जो जैसे मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने के बाद 5 साल की सारे कोर्स सारी किताबें पढ़ने के बाद एग्जाम पास करने के बाद आपको प्रैक्टिस के तौर पे रखा जाता है। बिना मतलब प्रैक्टिस के आपको मतलब बिना अनुभव के आप नहीं हो सकते। तो प्रैक्टिस के तौर पे आपका अपना परिवार, शुरुआत अपने घर से होती है। आप अपने परिवार को कर सकते हैं, अपने आप को कर सकते हैं। परिवार पे भी अगर आपका हक नहीं चलता, आपके घर वाले नहीं मानते, नहीं होते, तो आप अपने शरीर को आप डोनेट कर सकते हैं इस चीज के लिए, जैसे मैंने किया। तो मैंने घरेलू चिकित्सा के प्रति अपने शरीर को डोनेट किया कि भाई मेरे शरीर पे जो भी एक्सीडेंट होगा अपने घरेलू चिकित्सा से करूंगा। नहीं असर करेगा फिर बहुत सारी पैथियां हैं, सबके साथ मिलके करूंगा, लेकिन शुरुआत अपने आप से करूंगा। कुछ ऐसे गुरुकुल भी हैं शायद कि जो भारत में है, जिसमें शायद गुरु शिष्य की परंपरा से आयुर्वेद वगैरह सिखाते हों? हाँ जी, बहुत सारे गुरुकुल हैं। पतंजलि के गुरुकुल हैं, मयूर आचार्य जी के भी गुरुकुल हैं, गुजरात में हैं, कर्नाटका में हैं, बहुत सारे गुरुकुल हैं। आप उनका पता करके आप वहां जाके सीख सकते हैं। वहां से आपको उपलब्धियां भी मिलेगी, जो भी शिक्षक हैं, तो उस तरीके से आप वहां पे कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं आजकल, जानकारी मतलब किसी भी चीज की पढ़ाई करने के लिए जानकारी का होना कि कैसे लिया जाता है, और
खुले तौर पे आज के तौर पे मतलब जो कहते हैं कि बिना डिग्री के ज्ञान के तो आप कुछ भी कर सकते हो, ज्ञान का बहुत अनमोल है, लेकिन कुछ चीजें करने के लिए कानूनी तहत पे सरकार के तहत में नजरों में बचे हुए आपको कानून जो लेना है उसके लिए तो आपको डिग्री होल्डर बनना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जन सेवा करने के लिए डिग्री होल्डर बनने की जरूरत नहीं है, सेवा के लिए आपको डिग्री होने की जरूरत नहीं है, व्यवसाय मतलब इस करने तरह के से लिए डिग्री चाहिए। जी, बिल्कुल आपने कहा चलिए जन सेवा करने के लिए डिग्री ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे अभी मैंने मान के चलो 4 लोगों को समझाया सोसाइटी में, उसको मैंने घरेलू उपचार बताया और घरेलू उपचार उसने लिया, लेकिन वजह चाहे कोई भी हो, उसकी तबीयत बिगड़ी या वो उसकी मौत ही हो गई। तो ऐसे में अगर वो क्लेम करना चाहे कि भाई साहब इसकी वजह से मेरा आदमी मरा है, जिसने मतलब मेरे को सलाह दी थी। तो ऐसे में भी क्या डरना चाहिए समाज को समझाते हुए कि कहीं मतलब मैं ऐसे मरीज से तो पाला ना पड़ गया कि वो मरा, मतलब उसकी कंडीशन ज़्यादा सीरियस है, उसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन उसको एडवाइस दे दी। तो ऐसे में कोई मतलब जो है कानूनी कार्रवाई हो जाती हो कभी, ऐसा कुछ अनुभव हुआ है आपको? हाँ, इस चीज के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि जब आप घर की चीजों को बताएंगे तो उसका कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब जी, जब आप घरेलू बताएंगे किसी भी चीज का, किसी भी जी, घरेलू से किसी को कोई नुकसान, ऐसा नुकसान नहीं होता कि उसको कि कोई दिक्कत होती है। हाँ, उसकी अपनी खुद की दूसरी गलतियों से उसको नुकसान हो सकता है, वो उसको आपको आपके ऊपर ब्लेम डाल दे तो अलग बात है। लेकिन घर की चीजें जीरा खाने से, अजवाइन खाने से, मेथी खाने से जो होगा तो क्या होगा, आपको दस्त लग सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है। भाई रातों रात उसमें छाले पड़ के घाव थोड़ी हो जाएगा। जी, आप जैसे क्या जाता है कि पेन किलर खाने से किडनी खराब होती है, तो एक पेन किलर खाने से थोड़ी खराब होती है। पेन किलर की हैवी डोज लेने से, आपको लगातार लेने से आपकी किडनी खराब होती है। तो ये चीजें तो हैं चलिए आपको। जी, तो बहुत सारे टॉपिकों पर चर्चा हो गई, हालाँकि आगे भी जारी रखेंगे अगले एक बार और वीडियो में कुछ और चर्चा के साथ। लेकिन अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, उससे पहले मैं चाहूँगा दर्शकों से अगर कुछ संदेश आपका कुछ हो, तो आप दे सकते हैं। मेरे लिए सभी से संदेश यही है कि अपने से बड़े बुजुर्गों, जितने भी मेरे बड़े भाई बंधु हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन सभी को नमन करता हूँ और उन सभी से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को जरूर सुने। आयुर्वेद के सारी चीजों को तो पालन करें ना करें, लेकिन पानी पीने के 4 नियमों का पालन जरूर करें। खड़े होके पानी ना पिए, सुबह उठते ही 2-3 गिलास गुनगुना पानी पी के शौच को जाएं, ठंडा पानी ना पिए, पानी हमेशा बैठ के पिए, ये चीजें। और ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार को अप्राकृतिक दवाओं के सेवन से बचाएं। प्राकृतिक शरीर है, 9 महीने में गर्भ में बनने वाला शरीर, कुदरत की देन से बनने वाला शरीर, जिसका कोई केमिकल रिएक्शन का कोई वो नहीं है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कैसे आंखें बन गई, कैसे हार्ट बन गया, कैसे किडनी बन गई। उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं डाली गई थी कि इस मेडिसिन को डालने के बाद इसका अब आंखें बनेगा और इसका नाक बनेगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की, सोचने की जरूरत है कि प्राकृतिक शरीर को अप्राकृतिक दवाओं का सेवन करने से बचें, जितना बच सके बचें। जी, ब्रह्मास्त्रों का उपयोग चलिए तभी करें जब जरूरत हो। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, बाकी के सभी दर्शकों के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।